इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में आज की वीडियो क्लास में हम एंट अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हाइलाइटेड लाइन है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम क्या है इसका? प्रोटोजोआ है। सब फाइलम है सार्कोमास्टिगोफोरा। सुपर क्लास है सार्कोडिना। क्लास है इसका राइजोपोडिया। सब क्लास है लोबोसिया। आर्डर है अमीबाइडा। जीनस है एंटमीबा और स्पीसीज है हिस्टोलाइटिका। ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो अब आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सब पूरा पढ़ना है एक एक, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में कभी नहीं मिलेगा। ये सब जब आप बुक से ही पढ़ेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए क्या करता है ये। मुक्त जीवी रूपों के अतिरिक्त कुछ अमीबा मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंत्र में परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद मनुष्य में अमीबीय पेचिश या अमीबिएसिस रोग उत्पन्न करता है। यहां से देखिए एक प्रश्न बन गया कि एंट अमीबा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो यह अमीबिएसिस रोग उत्पन्न करता है या फिर अमीबीय पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। और यह अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो यह आंत्र की भित्ति में रहता है, इंटेस्टाइन की वॉल में रहता है और प्रायः लीवर, लंग्स, ब्रेन, प्लीहा और जनन ग्रंथियों में भी संक्रमण करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि इनकी खोज किसने की थी, तो ये सब जो है बुक्स में ही मिल सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है हम आपको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ इसको मिल जाएगी। तो इसकी देख लेते हैं खोज वगैरह किसने किया था। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का है इसकी सर्वप्रथम खोज 1875 में रूस के फ्रेडरिक लॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फ्रेडरिक लॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। इसके बाद उसने क्या देखा था? तो उसने पेचिश के रोगी के मल और आंत्रीय अल्सरों में इस प्रोटोजोआ को देखा था। फिर इसके बाद जो डोबेल नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था कि अपनी पुस्तक अमीबी ऑफ मैन में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का क्रमबद्ध वर्णन किया है। अब देख लेते हैं इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो जो इसका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, परंतु यह समशीतोष्ण प्रदेश की अपेक्षा उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों में अधिक वितरित है। जैसे मैक्सिको, चीन, भारत और दक्षिणी अमेरिका में इसका अधिक प्रकोप पाया जाता है। इसके बाद इसका स्वभाव एवं आवास कैसा है? तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो मनुष्य की आंत्र का अंतः परजीवी है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अब यह जो है आंत्र की जो श्लेष्मिका होती है यानी कि म्यूकोसा और उपश्लेष्मिका यानी कि सब म्यूकोसा पर आक्रमण करके यह अमीबीय पेचिश या आंत्रीय अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद यह क्या करता है? यह द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा तेजी से संख्या में वृद्धि करते हुए और जीवाणुओं, लाल रुधिर कणिकाओं एवं ऊतक मलबे को शीघ्रता से खाते हुए आंत्र के घाव युक्त अस्तर में एंट अमीबों की एक बड़ी संख्या एकत्र हो जाती है। और ये एंट अमीबे क्या करते हैं? रुधिर में पहुंचकर वहां पे जो स्प्लीन है, लीवर है, लंग्स हैं, जनन ग्रंथियां हैं, मस्तिष्क हैं में भी प्रवेश कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और फिर ये वहां पर क्या करते हैं? ये नाना प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। यानी वहां पर ये जितने भी लीवर, हमारे जो अंग होते हैं मनुष्य के, वहां पर ये पहुंच करके अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इसकी मार्फोलॉजी कैसी है? तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का है एक छोटा सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है और यह दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये किन रूपों में पाया जाता है? तो ये अलग अलग दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? ट्रोफोजोइट, ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ट्रोफोजोइट, और दूसरा है माइनूटा। ठीक है, अब ट्रोफोजोइट को ही क्या कहते हैं, मैग्ना भी कहते हैं। ठीक है, और माइनूटा को और क्या कहते हैं, प्रीसिस्ट भी कहते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन सा, पहला है ट्रोफोजोइट या मैग्ना, और दूसरा है प्रीसिस्ट या माइनूटा रूप। अब इसके बाद जो ट्रोफोजोइट रूप है, यह एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रोफोजोइट रूप सबसे अधिक सक्रिय है, एक्टिव है, ये सचल और आहार ग्राही रूप है। ठीक है, तो जो ट्रोफोजोइट रूप है ये क्या है, ये सबसे एक्टिव है, और मानव में ये यही रोग उत्पन्न करता है। जो मानव में इन्फेक्शन फैलाता है तो यही फैलाता है, ट्रोफोजोइट फैलाता है। और ये सामान्यतः कितना होता है, 20 से 30 माइक्रोन व्यास का होता है, और इसकी लगभग सभी संरचनाएं एक सामान्य अमीबा से मिलती जुलती हैं। इसके बाद इसके चारों ओर क्या होता है, एक पतली और कोमल केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बिल्कुल डीपली से डीपली आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों ओर एक पतली और कोमल केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर की सतह पर अति सूक्ष्म क्या होते हैं, क्रोमैटिन की कणिकाएं। ठीक है, यानी कि क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स व्यवस्थित रहते हैं, और केंद्रक के केंद्र में एक छोटी व गोल एंडोसोम या कैरियोसोम होता है। इसके बाद जब एंटमीबा हिस्टोलाइट का गति करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, तो क्या होता है कि अग्रभाग में एक बड़ा चौड़ा और कुंदकूटपाद, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्यूडोपोडियम बन जाता है, एक स्यूडोपोडियम बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, यह परजीवी एक कूटपादी होता है। तो इस प्रकार से ये इसका लोकोमोशन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ट्रोफोजोइट में प्राणी संभोजी। ठीक है, न्यूट्रिशन देख लेते हैं इसका किस प्रकार से होता है। तो ट्रोफोजोइट में कैसा होता है, प्राणी संभोजी यानी कि होलोजोइक पोषण होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ट्रोफोजाइट में कैसा होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है, और यह भक्ष पोषिता यानी कि फैगोट्रॉफी विधि से भी असन करता है। इसमें क्या होता है कि भोजन के कण पश्च सिरे पर अंदर ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि इसी भाग की कोशिका कला अपेक्षाकृत अधिक नरम होती है। फिर क्या होता है कि जो भोजन के कण हैं इस पर चिपक जाते हैं, और कोशिका कला भोजन के कणों के साथ कोशिका द्रव्य में अंतर्वलित हो जाती है। अंतर्वलित होने के पश्चात यह मुख्य कोशिका कला से पृथक हो जाती है और खाद्यधानी यानी कि फूड वैक्यूल बन जाती है। फिर इसके बाद क्या करता है, जो ट्रोफोजाइट होता है वह द्विखंडन द्वारा यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा जनन करके ये अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता रहता है। इसके बाद जो माइनूटा रूप है ये क्या करता है, माइनूटा रूप जो होता है इसमें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का प्रीसिस्ट या माइनूटा रूप छोटा, गोलाकार, अचल और अनासनी यानी कि नॉन फीडिंग होता है, और यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जो माइनूटा रूप है यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। इसके बाद इसका जनन एवं जीवन वृत्त देख लेते हैं। तो देखिए जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है ये क्या करता है, ये एक जाति वृत्तीय है। ठीक है, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, यानी यह जो है एक ही प्राणी के अंदर रहता है। ठीक है, इसके संपूर्ण जीवन वृत्त में केवल एक परपोषी होता है, इसकी जनन क्रिया एवं जीवन वृत्त केवल मनुष्य के अंदर ही होता है। तो यानी जब एक ही मतलब मनुष्य के अंदर ही हो रहा है तो एक ही परपोषी है, तो इसीलिए ये क्या है, मोनोजेनेटिक है, एक जाति वृत्ति है, और मनुष्य के अंदर ही होता है जो इसका क्या है, परिपोषी है। इस प्रकार से इसका जीवन वृत्त हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं ये रोग जनकता कैसे फैलाता है। तो देखिए जो अधिकांशतः एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होते हैं वो आंत्र की अवकाशिका में हानि रहित माइनूटा रूपों में रहते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब कभी भी संक्रमित लोगों में
आहार नाल का प्रतिरोध कम हो जाता है तो इसके ये रूप रोगजनक हो जाते हैं और फिर ये ट्रोफोजोइट रूपों में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए कितना डीपली लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही क्लियर रूप से कि यह हानि रहित पहले क्या करते हैं, माइन्यूटा रूपों में रहता है और जब कभी भी संक्रमित लोगों में आहार नाल का प्रतिरोध कम हो जाता है तो इसके ये रूप रोगजनक हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है, ट्रोफोजाइट रूपों में बदल जाते हैं और हिस्टोलाइट एंजाइम का श्रवण करके आंत्रभित्री पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि पहले यह माइन्यूटा रूप में रहता है और जब कभी भी संक्रमित लोगों में आहार नाल का प्रतिरोध कम हो जाता है तो फिर ये रोगजनक रूप हो जाता है इसका और ये ट्रोफोजाइट में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ये कौन सा एंजाइम श्रवण करता है, हिस्टोलाइटिक एंजाइम का श्रवण करता है और आंत्रभित्री यानी कि जो इंटेस्टाइन वॉल है वहां पर ये आक्रमण करता है। अब इसके बाद इसका उपचार और चिकित्सा देख लेते हैं। थेरेपी इसकी क्या क्या है। यदि अमीबीय पेचिश की चिकित्सा अति कठिन नहीं है, यद्यपि अमीबीय पेचिश की चिकित्सा अति कठिन नहीं है, इसके बाद भी पुनरावर्तन के कारण इसकी स्थायी चिकित्सा कभी कभी कठिन हो जाती है। अस्थायी रूप से छुटकारा पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमेटीन नामक एल्केलॉइड प्रभावकारी होती है। एमेटीन की ही एक संश्लेषित व्युत्पत्ति जिसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रोएमेटीन कहते हैं, भी प्रभावकारी पाई गई है। मलेरिया रोधी औषधि जो होती है वो है क्लोरोक्वीन, केवल यकृत में अमीबीय घावों के प्रति प्रभावकारी। तो इस प्रकार से हमने आज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, जो आपको इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो क्लास प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।